नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते भी हैं, आपकी क्लास एनसीईआरटी की रेगुलर सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में होती है। और सबसे खूबसूरत बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अब आप एक्चुअल में यूपीएससी के सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आपने क्लास 6, 7, 8 वो कहीं न कहीं एक आपका नींव मजबूत कर रहा था, एक आपको बेस दे रहा था। लेकिन जब 9th में हम आते हैं, तो हमें क्या होता है कि 9th की एनसीईआरटी इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, स्पेशल सिविक्स की मैं बात करूँ, तो बहुत ही शानदार अब एक-एक टॉपिक हम लेके चलेंगे और हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है और यहां से अब आपको एक अच्छा जो है मेहनत करने की आवश्यकता है और तप करने की आवश्यकता है। और अब हम स्टेप टू स्टेप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी बातें डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही ध्यान से क्लास को सुनना है, लेना है। इससे संबंधित जो मेंस के प्रश्न होंगे उसको अब थोड़ा सा मैं आज से आपका जो लेवल है आंसर राइटिंग का मेंस का उसको अप करूंगा, थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, राइट। फिर 9th, फिर 10th, 11 और 12th, इस तरह से चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे और लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरे पीछे एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच 2024 हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली चल रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, यह रिक्वेस्ट भी है कि आप क्लास अच्छे से लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करिए ताकि इस क्लास का जो लाभ है आपके अपने जो दोस्त हैं, अपने जो साथी हैं, वे भी उठा सकें और इसमें उनको भी जोड़िए, चीजें बेहतर से बेहतर हों, राइट। साथ में आप इंजॉय करते हुए चीजों को पढ़िए, आगे बढ़िए। आइए देखते हैं कि आज आपके लिए खास क्या है। हम पॉलिटी की बात करते हैं, राजनीति। पॉलिटी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आज तक मैंने क्लास 6, 7, 8 में नहीं आपसे डिस्कस। पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी और सिविक्स सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, इसको मैं स्पेशली आपसे डिस्कस करूंगा। पॉलिटी का तात्पर्य, जब राज व्यवस्था हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भारत सरकार है, राइट, सरकार कैसे काम करती है, सरकार का गठन कैसे होता है, किस प्रकार की पार्टियां भाग लेते हैं, किस प्रकार के चुनाव होते हैं, ये सब हम बात करते हैं पॉलिटी में, राइट। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी चीजें, बहुत वो ब्रॉड चीज है, वो बहुत ही बड़ा लेवल पे पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। सिविक्स, जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं, सिविक्स को, उसका मतलब होता है वह नागरिकों से संबंधित उसमें अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम नागरिकों को मिलने वाले मूल अधिकार, उनके मिलने वाले मूल कर्तव्य, साथ ही जो नागरिक और राज्य हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, इन तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम ये देखेंगे कि 9th की क्लास का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, वैसे तो हमारा क्लास नंबर है 13। इसका मतलब है कि आज हमारी आपकी जो एनसीईआरटी की क्लास है वो 13 है, राइट। आज 13 क्लास हो चुकी है, लेकिन इसमें आज हम पढ़ेंगे 9th की एनसीईआरटी। और 9th की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, राइट। समकालीन विश्व में लोकतंत्र। हर एक दिन हम एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये जो दूसरा चैप्टर है, लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र क्यों है, इस दूसरे चैप्टर को हम दूसरी क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, राइट। क्योंकि ज्यादा लोड आप पे भी हो जाएगा, तो ज्यादा लोड मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा समझने की आवश्यकता है, चीजों को बहुत ही बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। तो आइए, आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि आज की क्लास में कुछ खास आपके लिए क्या है। इस क्लास में हम क्या चीजों को देखेंगे, किन किन बातों को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस क्लास में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, राइट। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र के बारे में, हम जानेंगे किसके बारे में जानेंगे, हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, राइट। हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस क्लास में कि लोकतंत्र क्या होता है, उसके अलावा लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, राइट। हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र का विकास, लोकतंत्र का जो विकास है एवं विस्तार, एवं विस्तार
तो लोकतंत्र कैसे आया और लोकतंत्र का स्टार्टिंग पॉइंट कब है और वर्तमान में जो आधुनिक समय में जिस हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, यह विश्व में किस तरह से फैला, इन तमाम चीजों पे डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई जो वर्तमान में हम कंपेयर करेंगे कि जो गैर लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं, राइट। अगर हम आपसे बात करें कि लोकतांत्रिक तथा गैर गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं, गैर लोकतांत्रिक, राइट। तो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। इनके बीच क्या समानता होती है, इनके बीच क्या असमानता होती है, इसके बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। साथ ही हम ये समझेंगे कि कुछ अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बात करेंगे हम, कुछ अंतरराष्ट्रीय, राइट, कुछ हम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जिसमें हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे, यूएनओ की बात करेंगे, फिर उसके यूएनओ की एक संस्था है महासभा, उसकी बात करेंगे, यूएनएससी की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक का नाम आप सुनते हो, आईएमएफ का नाम सुनते हो। इन तमाम चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये संस्थाएं लोकतांत्रिक हैं, क्या ये लोकतांत्रिक हैं, राइट, क्या ये लोकतांत्रिक हैं। आज के क्लास में इस बात को भी सीखोगे। साथ में आप ये सीखोगे कि जिस तरह से लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है, क्या आने वाले समय में विश्व लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है, विश्व लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है, की कल्पना कल्पना की जा सकती है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही चीजों को, एक एक कंसेप्ट को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा और आपको समझना है मेरे प्यारे साथियों। यहां से आपके यूपीएससी में, वैसे तो यूपीएससी 6, 7, 8 सब इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न पुटअप कर लेती है, प्री मेंस दोनों में। तो लेकिन यहां से चीजें अब थोड़ा सा आपका और डीप स्टार्ट हो जाएंगी। यहां से आप अगर इन फ्यूचर पॉलिटिकल साइंस अगर आप ऑप्शनल रखते हो यूपीएससी में, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझने और जानने की आवश्यकता है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है। तो यहां पे चीजों को हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास से आप उस पथ पे चलना शुरू कर दिए हो जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र से थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे, इस चीजों को समझेंगे कि जो लोकतंत्र है, यह जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसका मतलब जैसे सैनिक शासन व्यवस्था है या फिर कोई भी तानाशाही शासन व्यवस्था है या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, उससे आज की जो व्यवस्था है जिसमें आप जी रहे हैं, जिसमें आप अपनी उपलब्धियों को पाना चाहते हैं, आप अपने टारगेट को पाना चाहते हैं, वो कैसे चीजों से अलग है। तो ये देखिए, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, राइट, आज हम इस पे बात करेंगे, राइट। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना है, राइट, हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। दो हम कहानियां आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि लोकतंत्र क्या होता है, राइट। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, ठीक, समझेंगे। दो मैं कहानी आपसे डिस्कस करूंगा, दो कहानी के बाद फिर हम आपसे बहुत सारे चीजें कंपेयर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, राइट। एक कहानी मैं डिस्कस करूंगा, कहां की, मैं एक कहानी डिस्कस करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी अमेरिका का एक राज्य है चिले, राइट। दक्षिणी अमेरिका है आपका ये, राइट, ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का एक राज्य है। यहां पे एक राज्य है, राइट, ये यहां पे चिले, कौन सा एक राज्य है, चिले राज्य, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चिल्ली भी कहते हैं इसको, चिले। इसके ऊपर ये राज्य जो होता है वो पेरू होता है, राइट। फिर यहां पे बहुत सारे हैं, ये जो आपका है अर्जेंटीना है, क्या है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है। ये आपका क्या होता है, ब्राजील है, ये आपका क्या है, ब्राजील है, राइट। यहां पे आपका
आपका कोलंबिया, यहाँ पे कोलंबिया है, यहाँ पे आपका उरुग्वे, यहाँ पे पराग्वे है, यहाँ पे उरुग्वे है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपके जो है राज्य हैं। ठीक है, तो स्पेशली मेरे प्यारे बच्चों हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। ये एक राज्य है ये आपका, राइट, ये, तो इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसकी एक खास बात, हम एक और बहुत ही सिंपल तरीके से इस कहानी को समझेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, तो हम चिले की बात करते हैं। एक राज्य है चिले, राइट। इस कहानी को समझिए। यहां पे एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो चिले में कैसी शासन व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। एक बात पहले ये जान लेना है कि यहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, अब जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो यहाँ पे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सल्वाडोर आयेदे। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सल्वाडोर आयेदे यहाँ के एक राष्ट्रपति हैं। कौन राष्ट्रपति है यहाँ का? सल्वाडोर 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 आयेदे यहाँ के क्या हैं? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्या हैं? राष्ट्रपति हैं, राइट। तो ये सल्वाडोर आयेदे यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ये बहुत ही आराम से यहाँ पे शासन करते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे हमने क्या कहा है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ये आयेदों की एक पॉलिसी है। आयेदे क्या करते हैं? इनकी नीति है। इनकी क्या नीति है मेरे प्यारे बच्चों? तो इनकी नीति ये है कि ये सबके साथ, यानी एक गरीबों में अनाज बांटते हैं, किसानों की जो मजदूरी है, किसान जो हैं उनके साथ ये खड़े होते हैं। ये शिक्षा पे काम करते हैं। ये किस पे काम करते हैं? ये अपने लोगों के शिक्षा पे काम करते हैं। ये किस पे काम करते हैं? स्वास्थ्य पे काम करते हैं। ये किस पे काम करते हैं? ये गरीबी दूर करने का प्रयास करते हैं। ये क्या करते हैं? ये काम करते हैं कि जो बच्चे हैं बच्चों को दूध उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं? दूध उपलब्ध कराते हैं, राइट। तो ये गरीबों के लिए काम करते हैं। ये किसानों के कल्याण के लिए काम करते हैं। किसके लिए? किसानों के लिए काम करते हैं, राइट। ये बेरोजगारी के लिए काम करते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है कहा, यहां पे कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो जो आयादे हैं, सल्वाडोर आयादे, ये घटना है 1973 के पहले की। 1973 में क्या होता है कि यहां पे सबसे खास बात होती है। हम बात किसकी कर रहे हैं? चिले की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां की बात कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिका का एक क्या है? एक देश है। अब देखना, ये एक इनका काम है, इनकी पॉलिसीज है। लेकिन यहां पे इनके विपक्ष में कुछ पार्टियां हैं। इनके विपक्ष जो हैं, विपक्ष दल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप में इस समय भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस विपक्ष में है, सपा, बसपा, बहुत सारी पार्टियां सरकार के क्या होती हैं? विपक्ष में होती हैं। तो जो विपक्ष पार्टियां हैं, राइट। साथ ही कुछ जो है कंपनियां हैं या बिजनेसमैन हैं, कंपनियां हैं, राइट। और साथ ही कई ऐसे देश हैं, अमेरिका वगैरह, ऐसे कई देश हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कि कहीं न कहीं इनके विरुद्ध हैं। क्या है? ये जो राष्ट्रपति हैं इनके ये क्या हैं? विरुद्ध हैं। ठीक है, अब देखना, अब हो क्या रहा है कि ये जो वहां पे विपक्ष दल है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राइट, साथ ही साथ जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, अमेरिका वगैरह है, स्पेशली यहां जो चिले है ना, यहां यहां तांबा बहुत है। क्या है? तांबा। यहां पे तांबा है, राइट। अब तांबा के उत्पादन के लिए बाहरी कंपनियां आती हैं। वे कहती हैं कि यहां पे एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें हमारी पकड़ होनी चाहिए, हमारी पहुंच होनी चाहिए। हम जैसा चाहें सरकार वैसा काम करे। बात को आप समझ रहे हो, राइट। तो कंपनियां एक ऐसा काम करते हैं, जो बिजनेसमैन है वे ये काम करते हैं कि जो सरकार है वो हमारे अकॉर्डिंग चले, न कि सरकार के अकॉर्डिंग हम चले। सरकार कोई भी नियम कानून ऐसा ना लाए जो हमारे विरुद्ध हो।
राइट, क्योंकि इन्हें चिले से बहुत ज्यादा तांबा का उत्पादन करना है, तांबा का बिजनेस करना है, और ये नहीं चाहते कि यहां की जो सरकार है सल्वाडोर अयादे की, वो यहां के लोगों को ये सुविधाएं दे, यानी ये कल्याणकारी कल्याणकारी जो है कार्य ना करे, जो कल्याणकारी कार्य है वो क्या है, ना करे। ठीक है, ये लोग ऐसा चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल किसी भी प्रकार का कल्याणकारी काम ना करे। जैसा कि आप जानते भी हो, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो तो बिल्कुल, वो तो अपने लाभ पे काम करेंगे, उन्हें कल्याण से क्या मतलब है, उन्हें गरीबों से क्या मतलब है, किसानों से क्या संबंध है उनका, उन्हें दूध, बच्चा दूध पिया है कि नहीं पिया है इससे क्या संबंध है, उन्हें महिला, उन्हें लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य से क्या संबंध है, उन्हें उन्हें महिलाओं की सिक्योरिटी से क्या संबंध है, उनका तो संबंध सिर्फ अपने लाभ से है। इस देश में, चिले में तांबा बहुत ज्यादा है, तो अब क्या हो रहा है, बाहरी दबाव पड़ रहा है, और ये बात है 1973 के पहले की। अब 1973 के पहले जब इस तरह से माहौल है वहां पे, तो अमेरिका भी नहीं चाहता, अमेरिका क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, अमेरिका जस्ट इसके ऊपर ही है अमेरिका। तो अमेरिका की कंपनियां यहां पे हैं, यहां पे किसकी कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं, वे चाहती हैं कि सरकार उनके मुट्ठी में हो, ताकि वो अधिक से अधिक तांबा का खनन कर सकें और लाभ कमा सकें। ठीक है, लेकिन ये जो हैं सल्वाडोर अयादे, जो इस समय चिली के राष्ट्रपति हैं, ये उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। राइट, तो वे क्या करेंगी, वे चाहेंगी कि सल्वाडोर अयादे राष्ट्रपति रहें, बिल्कुल नहीं चाहेंगी, तो इन्हें वे हटाने का प्रयास करेंगी, इनके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगी। कंपनियां हो या कोई भी बाहरी देश हो या कोई विपक्ष की पार्टियां हो, हमेशा ये चाहेगी कि इस तरह से अच्छा आदमी, या ये जो कल्याणकारी डेमोक्रेटिक की बात की गई है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यहां पे ना हो, कल्याणकारी व्यवस्था यहां पे ना हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कि ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि इन्हें हटाने का, इन्हें पद से हटाने का, या अंततः इनकी हत्या करने का प्लान बना लिया जाता है। राइट, हत्या करने का प्लान बनाते हैं, और इस समय वहां का जो सैनिक जनरल है उसका नाम है अगस्तो अगस्तो पिनोशे। उसका क्या नाम है, जो यहां का सैनिक है, जो यहां का सैनिक है उसका क्या नाम है, यहां के अगस्तो पिनोशे। राइट, तो यहां का जो चीले है मेरे प्यारे बच्चों, चीले का जो सैनिक जनरल है, जो सैनिक जनरल है, सैनिक, अगर हम इसकी बात करें तो जो सैनिक जनरल है उसका नाम है आगस्तो, क्या नाम है, आगस्तो पिनोशे। राइट, तो ये जो आगस्तो पिनोशे है, ये भी नहीं चाहता कि जो सल्वाडोर अयादे हैं वहां पे राष्ट्रपति रहें। तो इनकी मदद से, इनकी मदद कौन कर रहा है, इनके साथ खड़ा है अमेरिका। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि वहां पे ऐसी क्योंकि अमेरिकन कंपनियां वहां पे हैं, इनके जो विरुद्ध हैं कंपनियां हैं, कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं। राइट, इनके जो विरुद्ध हैं वो विपक्ष की पार्टियां हैं। ये सब ए अगस्त पिनासे के साथ खड़ी हैं, ये किसके साथ हैं, इनके साथ खड़ी हुई हैं। ठीक है, और जो सल्वाडोर थे, जो सल्वाडोर अयादे हैं, ये सारे लोग उनके विरुद्ध में हैं। सल्वाडोर अयादे को भी हम लिख लेते हैं यहीं पे, यहां पे हम एक और नाम लिख लेते हैं। राइट, सल्वाडोर, सल्वाडोर अयादे। तो जो सल्वाडोर अयादे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। ये क्या है, इनकी एक पार्टी है, कौन सी पार्टी है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कौन सी पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी। ये सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं। साथ ही साथ एक होता है, एक है पॉपुलर यूनिटी। क्या है, पॉपुलर यूनिटी। पॉपुलर जो यूनिटी है, पॉपुलर यूनिटी का भी ये क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करते हैं। राइट, ये पॉपुलर यूनिटी एक गठबंधन है, गठबंधन है, इसका भी ये क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो
अब क्या है कि इनकी पॉलिसी के विरुद्ध ये लोग, अमेरिका या जो कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं तांबे के खनन की, या विपक्ष की पार्टियां, इनके विरुद्ध क्या करती हैं? षड्यंत्र करती हैं। वे इनके विरुद्ध क्या करती हैं? इनके विरुद्ध क्या करती हैं? षड्यंत्र करती हैं। और 1973 की घटना है। कब की घटना है? 1973 में। 1973 में इनकी सरकार का तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट, राइट। 1973 में इनकी सरकार का तख्ता पलट दिया जाता है। यानी ये कहा जाता है कि जो ये सल्वाडोर अयादे हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है। और वे अपने भाषण में कहते हैं, इनसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके विरुद्ध सेना हो गई है, आप ऐसा करो कि आप जो है देश छोड़ के चले जाओ, या फिर आप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दो। ये ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं अपने चिले की जनता के साथ हूं, मैं चिले की आजादी के साथ हूं, मैं चिले की आवाज के साथ हूं। मैं अपने अंतिम सांस तक मैं यहां की जनता की सेवा करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि वहां डेमोक्रेटिक, ये जो है सोशलिस्ट पार्टी है, सामाजिक पार्टी है। सामाजिक का मतलब होता है, समाजवाद का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि जहां पे सामाजिक मतलब जो कल्याण की बात करता हो, जन कल्याण की बात करता हो, ये अलग चीज है, ठीक है। पॉपुलर यूनिटी है इनकी, अपनी एक पॉपुलर यूनिटी है। तख्ता पलट का क्या मतलब होता है? तख्ता पलट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो सरकार है, जबरदस्ती जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसको हटा के तानाशाही या सैनिक शासन व्यवस्था लाना, उसको हम तख्ता पलट कहते हैं। तो 1973 में इनका तख्ता पलट दिया जाता है। और कौन आ जाता है? कौन राष्ट्रपति बनता है? राष्ट्रपति बन जाता है। कौन राष्ट्रपति बनेगा? अब मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति बन जाता है ये आगस्तो पिनोसे। कौन बन जाता है? आगस्तो आगस्तो पिनोसे जो है वो क्या बन जाता है? राष्ट्रपति बन जाता है। और इस तरह से यह पूरे चिले में कितने 17 वर्ष तक शासन करता है। कितने वर्ष तक शासन करता है? ठीक है। अब समझना, अब जब ये शासन करता है, अभी तक यहां पे डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट थी, लोकतांत्रिक थी। अब क्या हो गया है? अब गैर लोकतांत्रिक। अब ये क्या करता है? अब इसकी नीतियां क्या है? इसकी नीतियां ये हैं कि ये जो है लोगों को न तो बोलने की आजादी देता है, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीन लेता है, लोगों पे आंदोलन करने की आजादी छीन लेता है, लोग सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, लोग सरकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते। ये तमाम चीजों पे क्या करता है? जो है लागू कर देता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार की क्या होगा? कोई भी व्यक्ति राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेगा। जो राजनीति में हिस्सेदारी हिस्सेदारी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि ये जो अगस्तो पिनासे है, ये क्या है? हमने ये देखा है कि अगस्तो पिनासे ये सैनिक जनरल है। कैसा है? सैनिक जनरल। तो यहां पे कैसी शासन व्यवस्था हो गई? सैनिक शासन व्यवस्था हो गई। अब कैसी शासन व्यवस्था हो गई है चिले में? सैनिक शासन। जो कि हमने ये देखा कि जब हमने कहानी शुरू किया था सल्वाडोर अयादे से, तो वहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। अब क्या हुआ है? 1973 में तख्ता पलट दिया जाता है और अब सैनिक अगस्तो पिनासे आ जाता है और सैनिक शासन व्यवस्था हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करता है कि जहां पे मैंने आपको बताया था, जहां पे हमने देखा था कि जो ये सल्वाडोर हैं, इनकी पॉलिसी है शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी दूर करना, बच्चों को दूध पिलाना, दूध उपलब्ध कराना, किसानों की मदद करना, उसके बाद बेरोजगारी दूर करना। ये अच्छी पॉलिसी उनकी है। वैसे उसके ठीक विपरीत जो है, ये जो अगस्त पिनादे क्या करता है, पिनोशे, कि राजनीति में तो आप हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। आपकी अभिव्यक्ति की जो आजादी है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उसे क्या लिया? छीन लिया गया। अगर सरकार के विरुद्ध आप आवाज उठा रहे हो, अगर आप सरकार के विरुद्ध हो, अगर आप विरुद्ध आवाज उठा रहे हो, विरुद्ध हो, तो आपको क्या करेंगे? सरकार जेल में डाल देगा। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये
अगस्त पिनोशे आया, जो कि एक पहले सैनिक जनरल था, अब इस समय चिले का राष्ट्रपति बन गया है। तो इन्होंने क्या किया कि ये किसके हिसाब से काम करेंगे? अमेरिका के हिसाब से, कंपनियों के हिसाब से और विपक्ष पार्टियों के हिसाब से। तो ऐसी स्थिति में वहां बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हुआ, बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ, और इन्होंने जनता के साथ बहुत ही क्रूरता से व्यवहार किया। जो कोई भी व्यक्ति अगस्त पिनोशे के विरुद्ध जाता था, राइट, इस शासन व्यवस्था के, उन्हें जेल में डाल देते थे, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। ऐसे तमाम मजदूरों के साथ बेरहमी से काम कराया गया, उन्हें मजदूरी नहीं दी गई। किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बहुत बड़े लेवल पे क्रूर व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, बहुत बड़े लेवल पे अत्याचार किया गया। ठीक, बात को आप समझ सकते। तो हमने दो कहानी देखी। ऐसे में क्या है, एक वायुसेना के प्रमुख है, राइट, तो वो बैसेल हैं, जनरल हैं, वायुसेना के जो प्रमुख जनरल बैसेल हैं। बैसेल की श्रीमती बैसेल है, उनकी पत्नी है मिशेल बैसेल, उनकी पत्नी श्रीमती बैसेल है, उनकी बेटी है मिशेल बैसेल। अब क्या करते हैं, सबको जेल में ये डाल देते हैं, अगस्त पिनोशे जेल में डाल देते हैं, और वहां पे जो बैसल परिवार है, उनकी बेटी के अलावा बाकी बैसल परिवार की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि एक क्रूर शासन व्यवस्था है। अब आगे हम देखेंगे कि होता क्या है। अब 1988 में क्या किया जाता है, यह सारा सिस्टम होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और आप आ जाते हो 1988 में। कब आ गए? 1988 में। जब हम 1988 में आते हैं तो 1988 में क्या होता है कि ये जो अगस्त पिनोशे हैं, ये सोचते हैं कि हम जनमत संग्रह करा दें। क्या करा दें? जनमत संग्रह। ये जनमत संग्रह कराते हैं। जनमत संग्रह का मतलब होता है जो जनता है उसकी राय जानना, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी चीज पे जनता की राय जानना, और ऐसी जनता की क्या जानना? राय जानना। चलो, जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता की राय, जनता की क्या राय है, और आपको क्या करना है, हां या ना में जवाब देना होता है, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि जनमत संग्रह कराया, और वहां की जनता ने, इस जनमत संग्रह में जनता ने जो आगस्त पिनोशे थे, इनको जनता ने क्या कर दिया? ना कर दिया। जनता ने इनको क्या कर दिया? ना कर दिया। कहा कि आपकी सरकार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। सल्वाडोर अयादे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चाहिए, हमें सैनिक शासन व्यवस्था नहीं चाहिए, राइट। फिर जब जनता ने इनकार कर दिया, फिर वहां पे चुनाव के दौरान तो इन्हें हटा दिया जाता है। और अब कौन आता है? अब मैं आपसे बता दूं, कुछ टाइम बाद जो हम मिशेल फैमिली की बात करते हैं, उसी में आती हैं कौन? उसी में आती हैं बेसेल, मिशेल बैसेल। मिशेल बैसेल आती हैं, मिशेल बैसेल। ये जो आती हैं, इन्होंने क्या है, ये आगे चल के चिले की क्या बनती हैं? चिले की राष्ट्रपति बनती हैं। क्या बनती हैं? राष्ट्रपति बनती है। एक कहानी हमने ध्यान से सुना। अब इस कहानी को हम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। चिले की हम बात करते हैं। चिले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और वहां पे सल्वाडोर अयादे की सरकार है, वे वहां के राष्ट्रपति हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, उनकी पॉलिसी क्या है? वे अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे गरीबों के लिए जो है रोजगार पैदा करना, गरीबी दूर करना, गरीबी उन्मूलन का काम करना, साथ ही जो बच्चे हैं उनको दूध उपलब्ध कराना, जो भूखे हैं उन्हें रोटी दिलाना, किसानों के लिए किसानों की मदद करना, सारे कल्याणकारी काम। शिक्षा पे काम करते हैं, स्वास्थ्य पे काम करते हैं, सब कल्याणकारी काम करते हैं, ठीक है। वे सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। पॉपुलर यूनिटी का जो गठबंधन है उसका वे नेतृत्व करते हैं, ठीक। ये तमाम बातें हमने देखा। दूसरी तरफ क्या होता है, 1973 में उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है। उनकी सरकार के विरुद्ध जो विपक्ष पार्टियां होती हैं, अमेरिकन कंपनियां होती हैं, वहां से उन्हें प्रॉफिट चाहिए, तांबा का खनन वो करती हैं। तो वो क्या करती हैं कि उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचती है, और उन्हें क्या करती हैं, उनकी सरकार को किसकी मदद से? वहां के सेना प्रमुख जो हैं, वहां के सेना प्रमुख अगस्त पिनोशे, उनकी मदद से उनकी सरकार को हटा देती हैं, यानी उनकी सरकार का तख्ता पलट कर देती है 1973 में।
राइट। जब ये सरकार आती है तो ये सरकार क्या है, किसके इशारे पे चल रही है, कंपनियों के इशारे पे चल रही है, इसमें बाहरी देशों का हस्तक्षेप है, वहां के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती है, ये क्रूर सरकार है, जनता के हित के बारे में नहीं सोचती है, शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण कोई बात नहीं करती है। अगर किसी व्यक्ति ने सरकार की आलोचना की है, सरकार के विरुद्ध भाषण दिया है, कोई संगठन बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, उसकी हत्याएं कर दी जाती हैं। तो इस तरह से तानाशाही व्यवस्था होती है, राइट। तो हमने एक कहानी देख ली, अब आइए हम एक कहानी और आपको ले चलते हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपको ले चलूंगा पोलैंड। कहां ले चलूंगा, पोलैंड में, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, सारी चीजें कंसेप्ट है बेस। आ जाओ। अब हम आपको पोलैंड ले चलेंगे, पोलैंड के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। पोलैंड, पोलैंड कहां पे है, ये यूरोप में है। कहां पे है, यूरोप महाद्वीप में। ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है पोलैंड। अब हम इसके बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे 1980 के आसपास की। हम किसकी बात करेंगे, 1980 के आसपास। 1980 के आसपास हम ये देखते हैं कि जो पोलैंड है, पोलैंड में कैसी शासन व्यवस्था है। तो पोलैंड में एक कैसी शासन व्यवस्था है, यहां पे साम्यवादी एक दल है। कैसा दल है मेरे प्यारे बच्चों, साम्यवादी, एक साम्यवादी दल है, राइट। उस साम्यवादी दल का क्या नाम है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स। साम्यवादी दल है, इसका क्या नाम है, पोलिश, पोलिश यूनाइटेड, यूनाइटेड, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स, कर्स, राइट। ये एक साम्यवादी दल है, ठीक है। इसके जो नेता हैं जारू जेलेंस्की हैं। इसके नेता कौन हैं, इसके जो नेता हैं, इसके जो नेता हैं जारू, इसके कौन नेता हैं, जारू जेलेंस्की। जेलेंस्की इसके नेता है, जारू जेलेंस्की। आपको नाम कैसे याद रखना है, आपको नाम जैसे उधर हमने देखा था अगस्त, अगस्त पिनोशे। तो अगस्त के नाम पे, अगस्त आपको पता है कि हाँ अगस्त, अगस्त पिनोश, पिनोके। सल्वाडोर, सल्वाडोर जो है कहीं ना कहीं आपको यह है कि हाँ डिसिल्वा के नाम से आप याद रखिए कि अच्छा वो सल्वाडोर ओयादे, ये नाम आप ऐसे याद कर सकते हो। कुल मिला के ये जो नाम होते हैं इनको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप जानते हो उससे इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करो, राइट। कनेक्ट करने की कोशिश, जैसे अगर हम जारो जेलेंस्की की बात करें तो अभी आपको बहुत ही फेमस यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है उसे जेलेंस्की कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूक्रेन के ही बगल में पोलैंड है, राइट, उधर ही साइड में है। तो जारू जेलेंस्की वहां के क्या थे, वहां के ये राष्ट्रपति हैं। कहां के, पोलैंड के राष्ट्रपति हैं और इनकी पार्टी क्या है, वर्कर्स पार्टी, और ये साम्यवादी दल के हैं। साम्यवादी दल का मतलब ये होता है इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी, एक ही पार्टी रहेगी और वो पार्टी क्या होगी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स। इनकी खास बात यह है कि ये पार्टी का तो नाम रखे हैं वर्कर्स, मजदूरों की नाम के, मजदूरों की पार्टी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो साम्यवादी दल होते हैं ये नाम मजदूरों के नाम पे एक पार्टी खड़ी करते हैं और उसके बाद सारी जितनी भी पार्टियां होती हैं वहां किसी को पार्टी बनाने का अधिकार नहीं होता, सारी पार्टियों को समाप्त कर देते हैं और सब कुछ, पूरी सत्ता एक पार्टी अपने हाथ में ले लेती है मजदूरों के नाम पे और बाद में ये तानाशाही हो जाती है। यहां पे ये जेरू जेलेंस्की हैं, इनकी नीति क्या है, इनकी नीति क्या है, ये नीति। अब पोलैंड में कैसा है, यूरोपीय है, यहां पे कैसी व्यवस्था है, साम्यवादी, साम्यवादी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था है, ठीक। अब देखना, अभी तक हमने चिले में देखा था तो वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था से तानाशाही व्यवस्था यानी सैनिक व्यवस्था में बदल गया। फिर सैनिक से क्या हुआ, फिर वहां पे जनमत संग्रह हुआ और वहां पे फिर लोकतांत्रिक शासन आ जाता है। यहां पे क्या है, यहां पे पहले से एक साम्यवादी शासन व्यवस्था है जो एक तरह से तानाशाही व्यवस्था है। यह कैसा है, एक तरह से यह तानाशाही व्यवस्था है, तानाशाह, यह एक तरह से तानाशाही व्यवस्था है, राइट। यहां पे लोगों को, इनकी पॉलिसी क्या है, एक किसी को, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। किसकी आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है आपको। यहां इनकी पॉलिसी कैसे है, आपको, आपको सरकार का विरोध, आप सरकार
सरकार का विरोध करने की आजादी नहीं है आपको। सरकार का विरोध आप नहीं कर सकते हो। आप कोई भी जो मजदूर है, मजदूर संगठन नहीं बना सकते हैं। कोई भी मजदूर यहां पे संगठन, कोई भी आप संगठन नहीं बना सकते हैं। कोई भी अन्य पार्टियां या अन्य राजनीतिक दल यहां पे नहीं है। तो इनकी जो नीति है ये इस तरह से है, एक तरह से आप कह सकते हो इनकी पॉलिसी क्या है, तानाशाही है, एक तरह से इनकी क्रूर पॉलिसी है। अब यहां पे क्या होता है कि मजदूरों को अधिकार है नहीं संघ बनाने का। अब यहां का जो मजदूर होते हैं, एक घटना घटती है, राइट, एक घटना 1980 में घटती है, और उस घटना में क्या होता है कि एक महिला चालक है, क्रेन महिला चालक। एक कैसी महिला है, क्रेन चलाती है, एक क्रेन महिला चालक है, एक क्रेन महिला चालक है, और उसे क्या किया जाता है, ये जो पार्टी है नौकरी से निकाल देती है। तो वहां के जो उसके सहपाठी थे, उसके साथ जो वर्क करते थे, उन्होंने क्या किया, वे लोग क्या किए मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से विरोध करना शुरू किया। किस सरकार की, जारू जेलेंस्की सरकार की विरोध करना शुरू किए कि ये जो महिला चालक है, आप इनको क्या करिए, आप इनको नौकरी पे रखिए, इन्हें वापस इन्हें नौकरी पे बुलाइए, इन्हें जॉब पे बुलाइए। इसके लिए वे आंदोलन कर रहे थे, विरोध सरकार का धीरे धीरे शुरू किए। और यह विरोध कहां शुरू हुआ, यह विरोध शुरू हुआ गडांस्क में। कहां पे, गडांस्क में। गडांस्क एक शहर है, एक शहर है, वहां पे यह विरोध प्रारंभ करते हैं, राइट, विरोध प्रारंभ करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन इसमें एक हीरो की एंट्री होती है बहुत ही शांत तरीके से। वो क्या था, वो इलेक्ट्रीशियन था, राइट, वो एक इलेक्ट्रीशियन था, एक हीरो था, लेक वालिस। तो उसकी एंट्री होती है। अब यहां पे एंट्री होती है, यहां पे किसकी एंट्री होती है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एंट्री हो जाती है किसकी, लेक वालिस। किसकी, लेक वालिस की। लेक वालिस की एंट्री होती है। और ये कैसा है, कुछ ही समय पहले ये जो साम्यवादी सरकार है, जो पोलैंड की सरकार है, लेक वालिस जो एक इलेक्ट्रीशियन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसको यह सरकार नौकरी से निकाल देती है। तो यह भी इन मजदूरों के, इन वर्कर के साथ हो जाता है, राइट। अब ये जो हड़ताल होती है, ये मजदूरों की जो हड़ताल है, मजदूरों की जो मजदूर हैं वहां के मजदूरों की हड़ताल, राइट। तो जो मजदूर है, अब जैसे ही लेक वालिस की यहां पे एंट्री होती है, अब मजदूरों की डिमांड बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है, मजदूरों की डिमांड बढ़ने लगती है, और ये कहते हैं कि अब मुझे सिर्फ सिर्फ ये जो महिला चालक है इसकी नौकरी ही नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, इनकी मांगे बढ़ती जाती हैं। उसमें क्या हो जाता है कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता चाहिए, कि प्रेस पे जो आपने सेंसरशिप लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, उसकी स्वतंत्रता चाहिए। जो आपने राजनीतिक बंदियों को बंद कर रखा है, जेलों में डाल रखा है, जो भी हमारे नेता हैं उनको आप छोड़िए। साथ ही मजदूर संगठन बनाने का आप क्या कीजिए, मजदूर संगठन बनाने का इजाजत दीजिए। तो अब जो मजदूर आंदोलन था, इनकी इनकी डिमांड क्या है, तो ये जो इनकी एक डिमांड होती है, जो मजदूर आंदोलन है, क्या है, मजदूर आंदोलन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये मजदूर आंदोलन है, ये डिमांड करता है, इनकी मांग क्या क्या है, इनकी कुछ मांगे हैं। जैसे ये कहते हैं, एक तो जो महिला चालक है, पहली मांग क्या थी कि जो महिला चालक है आप उसे नौकरी पे बुलाइए। दूसरी काम आपका क्या करना है, दूसरा इनका डिमांड है कि मजदूर संगठन बनाने दीजिए हमें। जो मजदूर हैं तो भाई मजदूर संगठन भी चाहिए, राइट। मजदूर संगठन बनाने दीजिए या संघ बनाने दीजिए, मजदूर संघ बनाने दीजिए। उसके बाद जितने भी राजनीतिक राजनीतिक जो बंदी राजनीतिक बंदियों को रिहा करिए। आप क्या करेंगे, रिहा करेंगे उन्हें, जेल से आप छोड़ेंगे। साथ ही आप जो प्रेस है, प्रेस पे आपने जो सेंसरशिप लगा रखी है, सेंसरशिप,
आपने प्रेस पे जो सेंसरशिप लगा रखी है उसे क्या करेंगे, हटाएंगे। ये इस तरह से इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इनके करीब 21 सूत्री मांग इन्होंने रख दी, 21 सूत्री मांग। ठीक, तो अब सरकार संशय में आ गई, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये गडांस्क शहर से निकलकर ये पूरे पोलैंड में फैल जाता है, और बहुत ही जल्द से जल्दी इसमें करोड़ों लोग, करोड़ों लगभग 1 करोड़ के आसपास इसके क्या हो जाते हैं, मेंबर हो जाते हैं। राइट, जब इसके मेंबर हो जाते हैं तो अब ये समय यह मजदूर संघ जो आंदोलन है बहुत ही क्या हो गया, सशक्त हो चुका है। अब सरकार को इनकी बात माननी ही पड़ेगी। राइट, तो सरकार इनकी बात मानता है, और जब ये मानता है तो इसी में होती है क्या, गडांस्क, जो गडांस्क शहर है ये गडांस्क संधि होती है, और ये जो संधि होती है इस संधि के तहत इन्हें 21 सूत्री मांग कंप्लीट की जाती है और ये तमाम अधिकार मिल जाते हैं। जब ये अधिकार मिलते हैं तो ये मजदूर संघ क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही एक देखो मैंने यहां पे बताया आपसे, एक मजदूर संगठन बनाने की मांग की जा रही है। तो ये एक सॉलिड, कैसा बनाते हैं, सॉलिड। जैसे आप एक चीज याद रखना, मजदूर आंदोलन है, जो लेक है, लेक वालिस इसका नेता है, लेक वालिस क्या है, लेक वालिस नेता है। राइट, इनका क्या है, नेता है। तो लेक वालिस का नाम आप कैसे याद रखोगे, लेक से, लेक मीन्स झील, लेक वालिस लेक से याद रख सकते हो। अब ये एक मजदूर संघ बनाते हैं, मजदूर संघ कैसा होगा, सॉलिड होगा, तो उसका नाम क्या है, सॉलिडर नोस्क। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक मजदूर संघ बनाते हैं और उसका नाम क्या है, मजदूर संघ का नाम सॉलिडर नोस्क इसका नाम है। तो ये यहां पे एक मजदूर संगठन है, और ये क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छा मजदूर, सोलिडर नोस्क। राइट, सोलिडर नोस्क एक मजदूर संघ बनाते हैं। इसे सॉलिडेटरी के भी नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सॉलिडेटरी, इसे सॉलिडेटरी भी कहा जाता है। यह मजदूरों का एक संघ था। राइट, तो इस आधार पे आगे चलता है, आगे चीजें चलती हैं। लेकिन अब क्या होता है कि ये कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया, फिर मार्शल लॉ लगा दिया तो बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। बाद में 1988 के आसपास मजदूरों ने दोबारा एक हड़ताल शुरू कर दिया। कब दोबारा हड़ताल शुरू कर दिया, 1988 के आसपास पुनः हड़ताल शुरू किया। जब पुनः हड़ताल ये शुरू कर देते हैं तो इस दौरान क्या होता है, इनकी डिमांड होती है कि आप स्वतंत्र रूप से क्या कराइए, चुनाव कराइए। स्वतंत्र रूप से चुनाव करा के ही सरकार का गठन किया जाएगा। और फिर ये 1989 में क्या होता है, चुनाव होता है। 1989 में चुनाव होता है, और पोलैंड में उस समय लगभग 100 सीट होती है, और 100 सीट में से 99 सीट पर किसकी सरकार बनती है, जो सॉलिडेटरी होते हैं, जो मजदूरों का संघ है, मजदूरों का संघ, सॉलिडेटरी जो होती है, यह क्या है, मजदूरों का संघ है, इनकी सरकार बनती है। मजदूरों का एक क्या है, संघ है, और फिर इनकी सरकार बनती है और ये सत्ता में आते हैं। और यहां के फिर पोलैंड के राष्ट्रपति, पोलैंड जो है, पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बनते हैं, पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बनते हैं, वही नेता जो लेक हैं, जो कभी एक केवल इलेक्ट्रिक इंजीनियर था, इलेक्ट्रीशियन था, एक थोड़ा सा बस एक वर्कर था, आज वो क्या हो गया है, लेक वालेस, आज ये पोलैंड का राष्ट्रपति बन चुका है। राइट, पोलैंड का राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने ये सरकार देखा कि जो सरकार हमने दो कंपेयर किया। अब यहां पे सरकार तानाशाही से डेमोक्रेटिक, यहां कैसी सरकार आ गई, अब यहां पे सरकार आ गई लोकतांत्रिक, कैसी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार आ गई। राइट, लोकतांत्रिक सरकार आ गई यहां पे।
अब यहां पे इन्होंने क्या किया कि सरकार जो अर्थव्यवस्था है उनमें मिनिमम हस्तक्षेप करने लगी, हस्तक्षेप की पॉलिसी अपनाने लगे कि सरकार को इकोनॉमी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन्होंने मजदूरों के कल्याण के लिए काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के लिए काम किया। तो हमने दो कंपेयर किया, एक जहां लोकतांत्रिक शासन था वहां से तानाशाही, फिर तानाशाही से लोकतांत्रिक चिले की। यहां पोलैंड में हमने क्या देखा, पोलैंड में हमने देखा कि पहले यहां पे तानाशाही शासन व्यवस्था है, अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आ गया। राइट, तो आइए कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करें, इनके कंपेयर करते हैं तो हमने अब तक दोनों कहानियों से क्या सीखा। हमने दो कहानियां सीखी, आइए देखते हैं। हमने एक चिले देखा और एक हमने पोलैंड देखा। क्या देखा? पोलैंड। राइट, अब आइए चिले में हमने क्या देखा। यहां पे पहले क्या था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, फिर लोकतांत्रिक से गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। यहां पे क्या है, यहां पे पहले क्या थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था से यहां पे क्या, किधर पहुंच गए, गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक। और यहां पे क्या था, यहां पे पहले तानाशाही व्यवस्था थी, यानी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। यहां पे पहले कैसी थी, गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से अब किधर आप बढ़ गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ। लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ। तो यहां समझने की बात क्या आती है, यहां समझना है हमें इस कहानी में कि अभी हमने सारा डिस्कस किया आपसे कि किन की क्या पॉलिसीज थी। राइट, तो हमने दो चीजें देखा, तो हम दो चीजें विशेषताएं लिखते हैं कि दो लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हमारे सामने निकल के आती हैं लोकतंत्र की। ठीक है, तो लोकतंत्र में हमने क्या सीखा कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में क्या पहली बात निकल के आई कि लोग राजनीति में क्या कर रहे हैं, भागीदारी। राजनीति में, राजनीति में भागीदारी। राइट, चाहे आप यहां की सरकार को उठा लो, किसकी, लेक वोलेस की, वालेस की सरकार को उठा लो। वह जब मजदूरों के जो है सॉलिडेरिटी का गठन होता है, जब उनकी सरकार आती है तो लोगों की राजनीति में भागीदारी हो जाती है, जनता की राजनीति में भागीदारी हो जाती है। वो कल्याण की बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस समय सल्वाडोर ओआदे की सरकार उठा लो तो वो क्या कर रहे थे, वो शिक्षा पे काम कर रहे थे ना, शिक्षा पे काम कर रहे थे। वो किस पे काम कर रहे थे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे थे। तो राजनीति में भागीदारी थी। वहां पे क्या थी, बोलने की आजादी थी, बोलने की आजादी थी, बोलने की आजादी थी। और क्या थी, सरकार का विरोध, सरकार, सरकार का विरोध करने की आजादी थी। सरकार का विरोध करना, या फिर आप सरकार की आलोचना कर सकते थे। राइट, कर सकते थे कि नहीं, बिल्कुल कर सकते थे। आप कोई भी संगठन, संगठन या संघ बना सकते थे, ये थी। अगर अब हम यही गैर लोकतांत्रिक में बात करें, किस में बात करें, गैर लोकतांत्रिक सरकार में। राइट, गैर लोकतांत्रिक सरकार का मतलब यहां पे हम बात करेंगे, जो अगर हम चिले की बात करें तो जो चिले में क्या हुआ था, चिले में सैनिक व्यवस्था आ जाती है। राइट, अगस्तो पिनोशे हमने अभी डिस्कस किया था, वो सैनिक व्यवस्था आ जाती है। तो अगस्तो पिनोशे क्या करते हैं, जरा आप मुझे बताइए। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जारू जेलेंस्की, यहां भी देख लीजिए, जारू जेलेंस्की क्या कर रहे हैं, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। राइट, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, सरकार का विरोध करना नहीं है, मजदूर संघ नहीं बना सकते, कोई अन्य पार्टी नहीं बना सकते। इसके अलावा देखिए, अगर अगस्त पिनोशे की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त पिनोशे को देख लीजिए, इनकी क्या पॉलिसी रही है। अगस्त पिनोशे, सोशलिस्ट पार्टी, ये सब देखिए अगस्त पिनोशे हैं। देखिए यहां पर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं ले सकते, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, सरकार के विरुद्ध आप विरोध करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने ये देखा कि जो व्यवस्था होती है गैर लोकतांत्रिक, इसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं, जैसे इसका सिर्फ अपोजिट, आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं ले सकते हो। शिक्षा स्वास्थ्य यानी कल्याण का काम, कल्याण
ये कल्याण है, इसका काम नहीं होगा। बोलने की आजादी नहीं है, आपको सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते हो, कोई भी संगठन आप नहीं बना सकते हो। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कुछ अपनी ये विशेषताएं निकल के आ गई उन कहानी से, और गैर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उससे अपनी कुछ विशेषताएं निकल के आ गई। तो हमने दो कहानी देखा, इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये देखा कि किस तरह से शासन व्यवस्थाओं में बदलाव आता है, किस तरह से राजनीति बदलती है, राजनीति को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं ये भी हमने देख लिया। जैसे चिले में देखिए अमेरिकन कंपनियों का हस्तक्षेप था, विपक्ष पार्टियों का हस्तक्षेप था, जो अमीर लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनका हस्तक्षेप सरकार में किस तरह से होता है, और वो एक अच्छी सरकार को तोड़ के किस में लेके चली जाती है, सैनिक शासन में। पाकिस्तान में उठा लीजिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में शुरू में लोकतंत्र था, फिर वहां सैनिक शासन व्यवस्था, फिर लोकतंत्र, फिर सैनिक शासन व्यवस्था। एक तरह से वहां हमेशा सैनिक शासन व्यवस्था ही रहती है। तो ये तमाम चीजों को हमने सीखने का प्रयास किया, ठीक है। ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया है, लोकतंत्र की वापसी वगैरह भी हो गई, हमने डिस्कस किया था 1988 में जनमत संग्रह की हमने बात की थी। ये तमाम चीजें देखिए, जनवरी 2006 में राष्ट्रपति चुनी जाती हैं, कौन, मिशेल बेशेल, मिशेल बेशेल राष्ट्रपति चुनी जाती हैं। इसको भी हमने, ये आप चित्र देख रहे हैं मिशेल बेशेल की, ये वही हैं जिन्हें अगस्त पिनोशे ने क्या किया था, इनके माता पिता और इनको क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था, यातनाएं सही थी, वही है। बाद में कहा कि चिले की राष्ट्रपति बनती हैं। पोलैंड में लोकतंत्र की हम बात की है, ये लेक वालेसा है, ये लेक वालेसा का चित्र दिया गया, ये वही लेक वालेसा है जो इलेक्ट्रीशियन थे, जो फिर मजदूरों में शामिल होते हैं और बाद में ये चल के पोलैंड के क्या बनते हैं, 1990 में पोलैंड के राष्ट्रपति बनते हैं। उन्हीं के बारे में सारी चीज है। ये देखिए पोलैंड पे, ये जारू जेलेंस्की, इनके नेतृत्व में यहाँ पे पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, राइट, साम्यवादी शासन व्यवस्था था यहाँ पे, मजदूर संघ यहां पे बनता है, राइट। ये सारी चीजें हमने देख लिया है। गडांस्क शहर है, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। ये देखिए, ये जो डिमांड करते हैं कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, सारी चीजें, मार्शल लॉ 1981 में लगता है। ये सारी बातें हो गई। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, ये भी हो गया कि हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में क्या सी व्यवस्था होती है। ये सिर्फ यहां पे देखिए, सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को देश भर में शासन करना चाहिए। बिल्कुल, हमने कहा कि राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, संगठन बनाने और विरोध करने की भी आजादी होनी चाहिए। लोकतंत्र की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। यहां पे भी दिया है कि लोग अपने शासकों का चुनाव या उसमें बदलाव नहीं कर सकते। एक गैर लोकतांत्रिक शासन, मैंने कहा कि जहां पे गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां पे आप शासक का चुनाव नहीं कर सकते, और ना ही किसी भी राजनीतिक जो है राजनीतिक पार्टियां गठित होंगी, और ना ही आप सरकार का विरोध। देखिए, किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वास्तविक आजादी नहीं थी। गैर लोकतांत्रिक चीजों में हमने देख लिया है, तमाम बातें हो गई। ये बहुत ही शानदार चीज है, मैं थोड़ा सा इसका डिस्कस करता हूं आपसे। देखो, यहां पे दिया है कि यहां पे कुछ ये सरकार दिया है। चिले में जो आयंदे की सरकार थी, चिले में पिनोशे की सरकार थी, और चिले में मिशेल की सरकार थी। तीन लोग थे। पोलैंड में जारू जेलेंस्की की सरकार, और पोलैंड में लेक लावेसा की सरकार। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। तो अब यहां पे कुछ विशेषताएं दी है, मैं इसको फुलफिल कराता हूं। देखिए, ये जो है सरकार की जो आलोचना की इजाजत नहीं है। आप बताइए, अगर आपको सरकार की आलोचना की इजाजत नहीं है, कहां, जहां तानाशाही शासन व्यवस्था होगी, सैनिक शासन व्यवस्था होगी, तो कहां कहां हो सकता है। पोलैंड में, जब हम बात कर रहे थे पोलैंड में जार जेलेंस्की की साम्यवादी व्यवस्था, तो यहां पे नहीं, तो ये चीज आप यहां पे भर सकते हो। और दूसरा कहां पे डाल सकते हो, यहां पे डाल सकते हो कि सरकार की आलोचना आप किस शासन में नहीं कर सकते थे, पिनोशे, अगस्त पिनोशे जो कि एक सैनिक जनरल था, उसके शासन में आप नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये कैसी है, ये गैर लोकतांत्रिक सरकारों की ये विशेषताएं होती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, आ जाइए, फौज की तानाशाही। फौज की तानाशाही किस में थी, पिनोशे कौन थे, पिनोशे एक सैनिक थे, सैनिक जनरल थे, तो यहां पे फौज की तानाशाही थी। आ जाइए, व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार कहां था, यहीं पे भ्रष्टाचार था। कंपनियों, हमने आपसे डिस्कस किया, बहुत बड़े लेवल पे क्रूर थे, भ्रष्टाचारी टाइप के थे, बहुत सारा यहीं पे था। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भी राजनीतिक बंदी, राष्ट्रपति को भी राजनीतिक बंदी कहां बना लिया गया था? चिली जो ओहदे थे इन्हें बंदी बना लिया गया था। किसने बनाया था? ये इसी ने बना लिया था। आइए, शासन का चुनाव लोगों के द्वारा, शासन का चुनाव लोगों के द्वारा कहां होगा? लोकतंत्र में होगा, तो यहां पे होता है, यहां पे मिशेल के में, और लोक यहां पे होता है। लापता होते लोग, लापता होते लोग यानी लोगों को जेल में डाल दिया जाता था यहां भी, और यहां भी लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। अगर कोई भी आवाज उठाए तो लापता हो जाए, उनकी हत्या कर दी जाती थी। सभी उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व, सरकार का स्वामित्व कहां पे होता है? यहां पे होता है। साम्यवादी व्यवस्था में जो सभी उद्योग धंधे होते हैं उसमें सरकार का स्वामित्व होता है। एक से अधिक पार्टियां मौजूद होना, जो डेमोक्रेटिक चीजें होती हैं वहां एक से अधिक पार्टियां होती हैं। लेकिन यहां पे क्या था? यहां पे जारू जेलेंस्की की केवल एक ही पार्टी थी। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स केवल एक पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकती थी। ठीक, लोगों को बुनियादी राजनीतिक आजादी प्राप्त थी, लोगों को बुनियादी राजनीतिक आजादी प्राप्त थी। तो यहां पे भी प्राप्त थी मिशेल के सरकार में, और यहां पे लोगों को आजादी थी, लोग अभिव्यक्ति कर सकते थे, बोल सकते थे, तमाम बातें थी। घरेलू मामले में विदेशी दखल, किसके सरकार में? हमने कहा था अमेरिकन कंपनियां या अमेरिका दखल कर रहा था। किसके घरेलू मामले? चीले की सरकार थी, और जब ये पिनोशे था तो इस समय बाहरी लोगों का दखल ज्यादा था। तो ये तमाम विशेषताएं हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, लोकतंत्र के 3 नक्शे, अब हम इस पे बात करेंगे कि लोकतंत्र के 3 नक्शे क्या है। ठीक है, ये आपके पास एक नक्शा है मेरे प्यारे बच्चों, 1900 से 1950 के बीच में नक्शा दिया हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें दिखाया गया है कि ये 2 कलर है, एक रेड है, एक दो अलग अलग कलर है। 1900 से 1950 तक लोक सरकार, और 1900 में नहीं, पर 1950 में जो लोक सरकार बनी। ठीक, तो 2 बेस हैं। तो देखो, अगर हम 1900 1950 के बीच में देखें तो ये आपका कनाडा है, ये अमेरिका है, ये पूरा जो है उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार है। और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो ये रहा है आपका चिले, ये आपका क्या है? चिले है। तो ये रहा आपका चिले। तो यहां पे कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राइट। तो यहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये है। अर्जेंटीना में है, कोलंबिया में है, ये तमाम जगह क्या है? हम ये देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहां पे भी लोकतांत्रिक, ये आपका क्या है? नॉर्वे है, नॉर्वे में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस समय। यहां पे ये ब्रिटेन वगैरह है, यहां पे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बस, ठीक है, हमने ये चीजें देख लिया कि यहां यहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ये थोड़ा सा पार्ट जो दिख रहा है यहां पे इटली है, यहां पे भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आइए आगे देखते हैं। आगे और पिक्चर दिखाया गया है आपको, 2 नक्शे और हैं यहां पे दिखाए गए हैं कि अब इस समय 1975 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो ये देखिए, अमेरिका में था ही कुछ और यहां पे बढ़ गया इसके साथ यहां पे। लेकिन 1975 में हमने कहा था कि 1973 में तख्ता पलट हो गया था। क्या हो गया था? चिले में सरकार तख्ता पलट हो गया था और वहां पे सैनिक शासन व्यवस्था आ गई। तो देखिए, ये व्हाइट कर दिया गया है, ये आपका चिले है। ठीक, यहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इस समय नहीं है। यहां पे किसकी? जो अगस्तो थे, अगस्तो पिनोशे, उनकी सरकार थी, अगस्तो पिनोशे की सरकार थी, और जो एक सैनिक तानाशाह था। तो यहां पे 80 तक सरकार नहीं बनती। बाकी ये देखिए, थोड़ा सा ये ब्रिटेन के बाद ये फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इधर नॉर्वे स्वीडन इधर हो गया। फिर यहां पे भी थोड़ा सा आप देख रहे हैं बढ़ गया है। इधर आप देखिए 1975 में भारत, ये देखिए पाकिस्तान भारत में पूरा है, श्रीलंका में भी है व्यवस्था, इधर थाईलैंड में व्यवस्था आ गई है, मलेशिया में आ गई, अभी इंडोनेशिया में नहीं है, मलेशिया वगैरह ब्रुनोई वगैरह में आ गया है, ऑस्ट्रेलिया हो गया है, न्यूजीलैंड हो गया है, तस्मानिया में हो गया है। तो इस तरह से अब 2000 में देखिए, 2000 में हमने ये देखा कि 1950 से पहले कम था, 1950 से 75 के बीच में और ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई। अब 2000 में हम देखते हैं तो ये पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अब ये पूरा है आपका यूरोप, भारत, नॉर्थ, ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, ये पूरा अफ्रीका हो गया है। अधिकांश अफ्रीकन हो गए हैं, लेकिन अभी देखिए बहुत सारे अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे अभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है और आज भी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चित्र हैं, 3 हमने नक्शे देखे। इससे पहला क्या निकल के आया? पहला नक्शा से ये बात निकल के आती है कि पहली बात ये निकल के आती है मेरे प्यारे बच्चों कि पहला पॉइंट निकल के आता है कि जो हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसका क्या हो रहा है? उसका निरंतर विकास हो रहा है। कैसा हो रहा है? उसका हम देख रहे हैं
कि निरंतर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, कि पहले कम था अब और ज्यादा, अब और ज्यादा, राइट। तो इसका कैसा हो रहा है, एक तो निरंतर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका क्या हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है। और ये विकास क्या सब जगह एक जैसा है, बिल्कुल सब जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग तरीके से लोकतांत्रिक विकास हो रहा है, ठीक है। के विभिन्न चरण यहां पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देख लीजिए 3 पॉइंट मैं यहां पे नोट करा देता हूं, देखो। 20वीं सदी में, 20वीं सदी की बात की गई, 20वीं सदी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे बात, अगर 20वीं सदी शब्द लिखा है, 20वीं सदी है, तो इसका मतलब होता है 1900 से 1900 से 1999, राइट। तो ये 20वीं सदी हो गई। 21वीं सदी का मतलब हो गया आपका 2000 से आगे, राइट। आप इस समय 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो ठीक है। तो 20वीं सदी में, पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ, बिल्कुल हमने देखा लोकतंत्र का पूरी 20वीं सदी में विस्तार हो रहा है, राइट, अलग अलग। फिर हमने दूसरा देखा लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, एक समान नहीं हुआ, तो ये भी तीसरा है कुछ हिस्सों में स्थापित हुआ और फिर इसका विस्तार अन्य क्षेत्र में हो, बिल्कुल तीसरा। आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, पर अभी भी काफी बड़े हिस्से में जहां लोकतंत्र नहीं है। तो ये तीनों बातें आप याद रखना, ठीक है, तीनों बातें याद रखना। पहला कि हमने देखा कि पूरे 20वीं सदी में लोकतंत्र का लगातार विस्तार हो रहा है, सभी जगह एक समान विस्तार नहीं हुआ है। आज अधिकांश देशों में लोकतंत्र है लेकिन सभी जगह नहीं है। एक बार मैं मैप आपको फिर से दिखा देता हूं, राइट, एक बार मैप मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, देखो 20वीं सदी स्टार्ट है, अभी देखिए थोड़ा थोड़ा लोकतंत्र है, अभी अधिकांश जगह लोकतंत्र नहीं है। अब दोबारा, अब इसमें देखो वहां से ज्यादा लोकतंत्र हो गया, यहां अधिक लोग, तो निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन सब जगह एक तरह हुआ, बिल्कुल नहीं, एक समान नहीं हो रहा है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, अब कुछ और है। अभी देखिए ये बहुत सारे देश हैं जहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है शासन व्यवस्था में। मिडिल ईस्ट में कहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ये देखो पूरा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब है, यूएई है, यूरोप है, सॉरी, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ईरान है, इराक है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, सब कहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यहां सब नहीं है, राइट। ऐसे ही मोरक्को है, ये तमाम ऐसे जो है अफ्रीकन कंट्री है जहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक। अगला चैप्टर है, ये देखो अगला पॉइंट है लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। अगर हम लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण देखते हैं तो देखो क्या होगा, लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, ठीक। दो तीन चीजें हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार कैसे होता है, लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। सबसे पहले हम बात करेंगे 1789 की फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस क्या है, फ्रांस यूरोप का एक देश है, फ्रांस बहुत ही फेमस है, जानते भी हैं आप। तो फ्रांस में 1789 में एक क्रांति होती है और उस क्रांति में क्या किया जाता है, जो लुई 14वां वहां का राजा होता है उसको हटा दिया जाता है, जनता हटा देती है क्रांति करके। और यहां पे क्या होता है, इसी क्रांति में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, इसी क्रांति में समानता और इसी क्रांति में बंधुत्व, बंधुत्व की क्या होती है, मांग होती है। और ये 1789 की क्रांति से कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में लोकतंत्र का विकास शुरू हो जाता है। सभी, हर एक देश चाहता है कि मैं लोकतांत्रिक हो जाऊं। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी जो सरकार है उसमें जनता की भागीदारी हो, हमारी भागीदारी हो। इसका इसका अर्थ यह है कि सरकार का हम खुद ही चुनाव करें, ठीक है, सरकार हमारी द्वारा चुनी जाए। सरकार क्या हो, सरकार हमारे द्वारा चुनी जाए,
यानी जनता द्वारा चुनी जाए। अभी हमने क्या देखा था? राजनीति में लोगों की हिस्सेदारी लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो यहां के बाद अगर मैं आपको ब्रिटेन ले चलता हूं, कहां पे ले चलता हूं? ब्रिटेन। फ्रांस के बाद अगर मैं आपको ब्रिटेन में ले चलूं, तो ऐसा नहीं है, फ्रांस से पूर्व ब्रिटेन में लोकतंत्र का आगमन हो गया था। फ्रांस से पूर्व, फ्रांस से पूर्व ही ब्रिटेन में लोकतंत्र का आगमन हो गया था। ब्रिटेन में किसका आगमन हो गया था? लोकतंत्र का आगमन हो गया था। लोकतंत्र का क्या हो गया था? आगमन हो गया था। ठीक, यानी 1700, अगर मुझे जहां तक याद है 1700 में यहां की संसद संसद का गठन हुआ था। क्या हुआ था? संसद का गठन हुआ था। राइट, तो कहीं ना कहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो फ्रांस से पहले वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई थी। ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद को भी संसद की जननी कहा जाता है। संसद की जननी। ब्रिटेन की जो संसद है इसे ही क्या कहा जाता है? पूरे विश्व में जितनी भी संसद है, पार्लियामेंट है, जो आपके भी देश में है, तो उसकी जननी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम देखते हैं। तो ब्रिटेन में आगमन, अगर यहां से मैं आपको अमेरिका ले चलता हूं, अमेरिका, अगर मैं अमेरिका ले चलूं, हम बात क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र के विभिन्न चरण, उसके विस्तार के। तो अगर अमेरिका ले चलूं तो अमेरिका में 1776 में क्रांति होती है। क्या होती है? अमेरिका में 1776 में करीब वहां पे 13 ब्रिटिश उपनिवेश थे और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दी? क्रांति कर दी। और क्रांति करके वे अंग्रेजों से आजाद हो जाते हैं और वे इस दौरान अपना 1787 में क्या बनाते हैं? एक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक संविधान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संविधान बनाते हैं। और इसे 1789 में क्या करते हैं? लागू करते हैं। 4 मार्च 1789 में क्या किया जाता है? इसे लागू कर दिया जाता है। तो यहां से क्या हुआ? अगर यहां से मैं आपको बताऊं तो पहला लोकतांत्रिक लिखित संविधान, पहला लोकतांत्रिक, पहला लोकतांत्रिक लिखित संविधान, लिखित संविधान कहां पे बना था? अमेरिका में। राइट, तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आओ आगे देखते हैं क्या है। अब यहां पे एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो जरा, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, सारी चीजें आप देख लेना, ये सारी बातें हो गई। इस बात को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप ये प्रश्न उठता है कि क्या जो लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतंत्र का विकास हुआ है, क्या सभी में लोकतंत्र की खास बात होती है कि मत देने का अधिकार है? जरा सुनो, लोकतंत्र में क्या होता है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या करती है? जनता, जनता। लोकतंत्र में जो सरकार है, सरकार का चुनाव, सरकार का चुनाव कौन करती है? जनता करती है, जनता द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके द्वारा, जब जनता द्वारा कब होगा? जब इन्हें मताधिकार होगा। इन्हें क्या होगा? मताधिकार, मताधिकार प्राप्त होगा, तब तो होगा। और इन्हें मताधिकार क्या सभी को प्राप्त होगा? जब मताधिकार सभी को प्राप्त होगा, जब मताधिकार सभी को प्राप्त होगा, तो इसी मताधिकार को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मताधिकार। राइट, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार को चुनने का अधिकार जनता का होता है, जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता कब चुनेगी? जब उसे मत देने का अधिकार होगा। और मत देने का अधिकार मतलब क्या? सभी को, उसमें स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, ऊंच नीच, रंग, काले गोरे, सभी को मत दिया जाए, तभी तो होगा कि
सभी के द्वारा जो सरकार चुनी जाएगी उसी को तो हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। लेकिन क्या सभी को अधिकार है? जब सभी को अधिकार होता है तो सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो पश्चिमी देश अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ही सभ्य हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ही आगे चल रहे हैं, दुनिया से विकसित अपने आप को साबित करने में लगे हैं, तो जरा आप मुझे बताएंगे कि वे जो देश हैं क्या उन्होंने सभी को मत देने का अधिकार दिया था? क्या सभी को मत देने का अधिकार दिया था? तो आइए हम इस आंकड़े से हम पता करेंगे। ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो अब हम आपसे डिस्कस करेंगे वह पहला कंट्री जो सार्वभौमिक मताधिकार, यानी क्या था मैं आपसे बता दूं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, सभी ने क्या किया था कि सभी ने अपने देशों के यहां पहले पुरुषों को, पहले पुरुष में मत देने का अधिकार था। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मताधिकार, मताधिकार का जो नियम था, मताधिकार, मताधिकार, मताधिकार पहले किस किस को था? पहले था केवल कौन देता था? पुरुष, महिलाएं नहीं देती थी। दूसरा कौन देता था? जो शिक्षित है। तीसरा कौन देता था? जिनके पास संपत्ति है। केवल यही मत देने के लिए, वोट देने के लिए एलिजिबल थे। सबको मत देने का अधिकार नहीं था। महिलाएं मत नहीं दे सकती थी, गरीब मत नहीं दे सकता था, अशिक्षित यानी मजदूर और किसान मत नहीं दे सकते थे। उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, उन्हें सरकार चुनने का अधिकार नहीं था। तो ये सारे देश कैसे, यहां पे कैसे सार्वभौमिक मताधिकार आया, किस किस समय आया, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो आया, सबसे पहले वो 1893 में न्यूजीलैंड में आया। न्यूजीलैंड कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने अपने यहां सार्वभौमिक मताधिकार दिया। इसका मतलब है कि चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसका रंग काला हो या गोरा हो, कहीं भी जन्म लिया हो, अगर वो न्यूजीलैंड का नागरिक है, सिटीजन है, तो उसे मत देने का अधिकार होगा। एक निश्चित उम्र डिसाइड कर दी जाएगी कि अगर वो 18 प्लस है, 21 प्लस है, अलग अलग जगह अलग अलग है, तो आप मत दे सकते हो। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड, फिर दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे 1917 में, फिर रूस, 1917 में रूस में ही क्रांति होती है। उसके बाद मिलता है 1918 में जर्मनी, 1919 में पोलैंड, 1928 में ब्रिटेन। तो आप ये सोचो कि ब्रिटेन में कब आया? 1928 में। ब्रिटेन जो अपने आप को सभ्यता, अपने आप को कहता था कि जो व्हाइट पॉलिसी है, इसकी, इनकी जो व्हाइट पॉलिसी थी कि जो गोरे लोग होते हैं, सफेद लोग होते हैं, वो सभ्य होते हैं, तो व्हाइट मैन पॉलिसी। ये अब सोचिए जरा कि ये ऐसे व्यक्ति थे कि 1928 में अपने यहां महिलाओं को, 1900 और जो अन्य लोग रहते थे उनको मत दिए हैं, मत अधिकार, मता सार्वभौम। श्रीलंका 1931 में, तुर्की 1934 में, 1944 में फ्रांस, 1945 में अमेरिका, 1945 में जापान। अब देखिए भारत, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत आपको, भारत 1950 में, जब हम भारत 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है, तो उसमें पहले ही हमारे जो राष्ट्र नेता थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने निर्धारित कर दिया था कि हम मताधिकार सभी को देंगे। 1951 अर्जेंटीना, 52 यूनान, 55 मलेशिया, आपको इसको ध्यान में रखना है। 1962 में ऑस्ट्रेलिया। ये देखो अमेरिका जो अपने आप को आज कहता है, अग्रणी मानता है, लोकतंत्र का संरक्षक मानता है, लोकतंत्र के प्रचार प्रसार का अग्रदूत मानता है, वो मानता है कि हमने लोकतंत्र को स्थापित कर दिया है, मैं हमारे द्वारा, हम नहीं तो लोकतंत्र नहीं, राइट। अपने लोकतंत्र के प्रसार प्रसार का, इसके विस्तार का, इसके प्रचार का सारा कंधा अपने ऊपर लेके ढिंढोरा पीटता है पूरे विश्व में। उसने अपने यहां 1965 में सार्वभौमिक मताधिकार दिया। भारत से 15 साल बाद वहां पे लोगों को मत देने का अधिकार मिला। महिलाओं को 1920 में दिया था, इसी ने 1920 में महिलाओं को दिया था। लेकिन काले गोरे, आपने क्लास 6 या 7th की एनसीईआरटी में, जब हम 7th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उसमें आपने पढ़ा था कि अमेरिका में जो एक महिला थी, जब विवाद होता है, अमेरिका में विवाद होता है, को बस में बैठती है ना, रोजा नाम है, रोजा, आप बैग जाके पढ़ना। तो विवाद होता है, काले गोरे का विवाद होता है। फिर वहां पे क्या चलता है? वहां पे एक महिलाओं का एक आंदोलन चलता है, फिर वहां पे इन्हें अधिकार मिलता है, नागरिक अधिकार, ठीक है।
78 में स्पेन में और दक्षिण अफ्रीका में 1994 में सार्वभौमिक मताधिकार दिया जाता है। तो इसको आप एकदम याद रखना। उपनिवेशवाद का अंत, अगर हम उपनिवेशवाद पे आ जाते हैं, राइट, इसकी हम कहानी डिस्कस करेंगे। उपनिवेशवाद क्या है? देखिए, अभी समय है, आइए। उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद का अंत ना, सबसे पहले हम देखेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं उपनिवेशवाद की बात करूं तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि उपनिवेशवाद क्या है। आगे हम आगे के क्लास में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं। उपनिवेश का मतलब होता है, उपनिवेशवाद का, कोई बाहरी कंपनियां पहले क्या करती हैं कि किसी भी देश में आती हैं। ऐसे आप समझना, मान लीजिए कि अपना देश भारत था, ठीक है, ये अपना देश भारत है। यहां पे ये कंपनियां आती हैं, पहले यहां पे आती हैं किसके नाम पे? व्यापार के नाम पे, व्यापार करने के नाम पे आती हैं। और धीरे धीरे यहां पे इनका क्या होता है, इनका पूरे देश में धीरे धीरे विस्तार हो जाता है। और यहां के ये राजनीति में क्या करती हैं? हस्तक्षेप करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं, राइट। और धीरे धीरे इस हस्तक्षेप को लेके फिर राजनीति में क्या करती हैं? नियंत्रण कर लेती हैं। और इस व्यापार के साथ फिर इनके क्या आते हैं? सैनिक आते हैं। तो ये क्या करती हैं? पहले दुकान खोलने के नाम पे आपके देश में प्रवेश करती थी, व्यापार के नाम पे कि हमें बिजनेस करने दीजिए। जैसे भारत में अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर आपने देखा स्पेनिश आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले आप कहा कि हमें आप अपने देश में व्यापार करने दीजिए। जब इन्हें व्यापार करने की इजाजत मिल गई तो ये व्यापार को फैलाए। फिर इन्होंने कहा कि हमें सेना रखने की इजाजत इजाजत दी जाए। तो पूछा गया कि आप सेना क्यों चाहते हैं? कहते हैं कि हमारा व्यापार है उसकी सुरक्षा के लिए। फिर इन्होंने क्या किया कि जहां इनकी कंपनियां होती थी, फैक्ट्रियां, उसकी इन्होंने किलेबंदी कर दी। ये पूछा गया कि यहाँ के राजाओं ने पूछा कि आप किलेबंदी क्यों कर रहे हैं? हमारा सामान चोरी ना हो, हमारी चीजें ना चोरी ना हो, सुरक्षा। जब किलेबंदी हो गई, सैनिक हो गए सारे, इनके पीछे से इनके देश इनका सपोर्ट करते हैं, इन्हें फंडिंग करते थे पैसा से, सेना से, ताकत से। फिर वहां से धीरे धीरे सेना आते हैं, यहाँ पे इन्होंने सेना की भर्ती शुरू कर दी, राइट। उसके बाद ये राजनीति में षड्यंत्र करने लगते हैं, राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, विरोध। फिर धीरे धीरे ये करते हैं, राजनीति पे कब्जा कर लेते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि प्लासी का युद्ध होता है भारत में, फिर प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध होता है, 1757 प्लासी का युद्ध, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और इससे यहां अंग्रेज धीरे धीरे क्या करते हैं? अपनी जड़ें जमा लेते हैं, ठीक है। तो उपनिवेशवाद में क्या होता है? उपनिवेशवाद में कोई बाहरी देश किसी देश में व्यापार के नाम पे आता है। ये किस में? व्यापार के नाम पर आके वहां की व्यापार के नाम राजनीति, देश में किसी देश के राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था में किसी अन्य देश द्वारा किसी अन्य देश द्वारा हस्तक्षेप तथा नियंत्रण कर लिया जाता है। तो ये व्यापार के नाम पे आते थे और उस देश की राजनीतिक व्यवस्था पे कब्जा कर लेते थे, ठीक। तो ये उपनिवेश। अब प्रश्न होता है उपनिवेशवाद का अंत, ठीक है, अंत। तो आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जांपल भारत, राइट। अगर हम भारत की बात करते हैं तो 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है, राइट। हमें
मुक्ति मिलती है इस उपनिवेशवाद से, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से। और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश इस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। इसका मतलब अब हमारा देश कैसा है, संप्रभु राष्ट्र है। हम आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र पॉलिसीज अपना सकते हैं। ठीक है, देश हमारा इससे आजाद होता है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, घाना। घाना का पुराना नाम क्या है, इसे गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। क्या का नाम जानते हैं, गोल्ड कोस्ट। इसे गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। घाना कहाँ है, एक अफ्रीकन है। मैं आपको बता दूं, जब आप अफ्रीका महाद्वीप देखोगे, जब आप अफ्रीका महाद्वीप देखोगे, तो अफ्रीका महाद्वीप में यहां एरिया में यहां पे है घाना। घाना कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये घाना है। यह 1900, अगर हम घाना की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो घाना जब आजाद होता है, यहाँ पे भी अंग्रेजों का शासन था, यहाँ पे औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी। तो एना क्रूमे थे एक वहां के बहुत ही बेहतर नेता थे, एना क्रूमे, एना क्रूमो। इनके द्वारा क्या होता है, इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजादी की लड़ाई लड़ी, और वहां के क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। वहां के ये राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के बाद ये नेहरू के बहुत ही परम मित्र थे। लेकिन ऐसा होता है कि नेहरू के पद चिन्हों पे चल नहीं पाते, बाद में ये वहां के तानाशाह बन जाते हैं। ठीक है, फिर वहां पे सैनिक शासन व्यवस्था आती है, तमाम चीजें आती हैं, वहां की राजनीतिक स्थिरता समाप्त हो जाती है, तो ये तमाम चीजें चलती हैं। ठीक है, अगर हम आपसे बताएं, घाना को हटा दीजिए, अगर हम औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, उसके बाद देखेंगे कि भारत में 1947 में भारत आजाद होता है, 1948 में श्रीलंका होता है, 1949 में चाइना हो जाता है, 1948 में म्यांमार आजाद होता है, उसी समय अफगानिस्तान को अंग्रेज आजाद कर, यानी 2019 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1950 और उसके बाद बहुत बड़े स्तर पे जो भी औपनिवेशिक शासित शासित देश थे, वे आजाद होते हैं उपनिवेशवाद से, और उनके समझ आता है कि वो लोकतंत्र को स्वीकार करें या फिर कोई गैर लोकतांत्रिक सरकार को बनाए। तो हमने अभी देखा नक्शे में कि कैसे 1950 के बाद जो है लगातार लोकतंत्र जो है अपना पैर प्रसार बढ़ा रहा है, पैर फैला रहा है, और अधिकांशतः आज जो है अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था फैल चुकी है। ठीक है, हाल का दौर है, हाल के दौर में यहां पे हम देख सकते हैं सिलसिला क्या है, अभी जारी है। अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात कर लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका में भी अंग्रेज, और जो अमेरिका है इसका औपनिवेशिक शासन था, यानी यूरोपीय जो देश हैं और जो थे इनका क्या था, यहाँ पे शासन था। तो यहाँ पे भी उपनिवेश था। तो 1950 के बाद अमेरिका में जो अमेरिकी हैं वे बहुत तेजी से आजाद होते हैं, दक्षिणी अमेरिका के देश, और वे लगातार क्या करते हैं, वे लगातार इस समय वो किस शासन व्यवस्था को अपना रहे थे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना रहे थे। 1991 में, आगे ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। किसका, सोवियत, सोवियत संघ है, सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूएसएसआर, इसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। और जब इसका विघटन होता है, तो जितने भी देश हैं जो कि अभी साम्यवादी थे, उन्होंने भी लोकतंत्र की ओर मूव कर लिया, लोकतंत्र को अपनाना शुरू कर दिया। ये 1991 है, सोवियत संघ का विघटन होता है। एक लाइन याद रखना कि जो सोवियत संघ है इसमें टोटल कितने, 15 गणराज्य थे। कौन थे, 15 गणराज्य थे, जिसमें बहुत सारे दोस्त यूरोप को दो, मैं आगे डिस्कस करूंगा जब आप 12th में आओगे ना, तो वहां पे कोल्ड वार चलेगा, शीत युद्ध। वहां पे मैं पूर्वी यूरोपी पश्चिम पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप की बात करेंगे। तो जो ये जो यूएसएसआर है, अमेरिका है, इनके बीच में जो युद्ध होता है, कोल्ड वार होता है, मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला जो युद्ध है, शब्दों का जो युद्ध है, इन तमाम चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये 15 गणराज्य शामिल होते हैं, ये चीज आप थोड़ा सा नोट कर लेना, यहां से इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं म्यांमार के बारे में। राइट, म्यांमार के बारे में थोड़ा सा, ये देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखना है। ये जो है, ये आंग सान सूची हैं। कौन है, आंग सान सूची हैं ये। राइट, ये जो है म्यांमार है। म्यांमार में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसी समय म्यांमार भी 48 में आजाद हो गया। और जब म्यांमार आजाद हुआ तो म्यांमार क्या किया, म्यांमार ने, म्यांमार कहां पे है, ये देखो,
ये भारत है, राइट, ये भारत का युग, यहां म्यांमार, ठीक, ये कौन सा है, म्यांमार, भारत के यहां से लगाता है। तो ये म्यांमार 1948 में आजाद होता है, और यहां पे कैसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र, लोकतंत्र है, लेकिन बहुत ही जल्दी यहां पे कैसी हो जाती है, तानाशाही व्यवस्था, तख्ता पलट होता है और तानाशाही आ जाता है, पुलिस सैनिक व्यवस्था आ जाती है। तो फिर यहाँ की एक लोकतांत्रिक नेता है आंग सान सू ची, इनको क्या करता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें आजीवन जेल में डाल दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक है। उसी चीज के बारे में लिखा हुआ है, मैंने डिस्कस किया, इसको पढ़ लेना है आप। विश्व स्तर पर लोकतंत्र, एक कहानी दिया गया है, इस कहानी को आप देख लेना कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र क्या होता है। मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस कहानी में एक ईरान ईरान की बात, इराक की बात आती है। अमेरिका ने एक टाइम पे क्या किया, आइए मैं डिस्कस करता हूं। अंतरराष्ट्रीय संगठन आ जाएगा, आ जाओ। विश्व स्तर पे अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, एक कहानी मैं आपसे डिस्कस करता हूं कुछ। इराक, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका अमेरिका ने मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका अमेरिका ये चाहता था कि, अमेरिका का ये मानना था कि मैं लोकतंत्र का प्रणेता हूं, मैं लोकतंत्र का प्रचार प्रसार करूंगा, और ये मानता था कि लोकतंत्र किसी देश में अगर मुझे स्थापित करना है तो वहां मुझे दखल देने की आवश्यकता है। असल में ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिका एक पूरी रूप से ये कैसा है, ये बनिया देश है, व्यापारिक देश है, और ये अपने लाभ के लिए काम करता है। जिस तरह एक पाखंडी जो धर्म गुरु होता है, वो अपने लाभ के लिए धर्म को आगे करके पीछे से वो सारा काम करता है, वैसे ही अमेरिका एक लोकतंत्र के नाम पे पाखंड फैलाता है। यह कहता है कि मैं जितने भी देश हैं उन्हें मैं, लोकतांत्रिक देशों की मैं रक्षा करूंगा, जो लोकतांत्रिक नहीं है, गैर लोकतांत्रिक, वहां लोकतंत्र की स्थापना करूंगा। क्यों करोगे भाई, अगर कोई अपने ही शासन व्यवस्था में खुश है तो वहां लोकतंत्र स्थापित करने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये सिर्फ लोकतंत्र के नाम पे क्या करता है, लोकतंत्र के नाम पे इराक, किसमें, इराक में क्या करता है, हमला करता है। इराक 1932 में इराक क्या होता है, आजाद होता है, आजाद होता है किससे, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ये आजाद होता है। और 1966 के आसपास, 1966 के आसपास यहां सद्दाम, सद्दाम हुसैन यहां के क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, सद्दाम हुसैन बनते हैं। और ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, तानाशाह, यहां की ये तानाशाह बनते हैं, और बहुत ही सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती है। इराक की एक विशेषता है, यहां पे तेल भंडार बहुत है, यहां पे क्या है, तेल भंडार, यहां पे तेल भंडार बहुत था। अमेरिका चाहता था कि उस समय नया नया, आप जानते हैं, गाड़ियां थी, एरोप्लेन थे, बहुत सारा, तो जो पेट्रोलियम पदार्थ था उसकी बहुत ज्यादा नीड थी। तो अमेरिका ने क्या किया कि इराक पे, और साथ ही जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इराक है, ईरान है, कुवैत है, कतर है, सऊदिया अरब है, यूएई है, ये सब तेल भंडार क्षेत्र है। तो इन पे अपना धौंस जमाने के लिए, अपना कब्जा जमाने के लिए इसने इराक को टारगेट किया। और अमेरिका ने इराक पे क्या किया, आरोप लगाया, अमेरिका ने क्या लगाया, आरोप, इराक पे आरोप लगाया, आरोप लगाया कि इसके पास परमाणु हथियार है, किसके पास क्या है, परमाणु हथियार है, हथियार है, और साथ ही जनसंहार करने वाले बड़े हथियार हैं, महाजनसंहारक हथियार हैं, यानी महाजनसंहार हथियार हैं, राइट। और इसको बेस बना के अमेरिका ने क्या किया, 2003 में 2003 में इराक पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ ब्रिटेन भी शामिल था, ब्रिटेन के साथ बाकी अन्य यूरोपीय देश भी अमेरिका के साथ खड़े थे, नाटो के, राइट। तो इन सारे लोगों ने मिलकर इराक पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। सद्दाम हुसैन इस युद्ध को क्या कहते हैं, कहते हैं यह 100 जंगों की एक जंग है, लेकिन वो टिक नहीं पाते और वे धुएं की तरह उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आक्रमण कर दिया, और बाद में इसका जो, इसमें जो यूएनओ है, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो इसके उस समय जो कौन थे महासचिव, उस समय महासचिव कौन थे, कोफी अन्नान थे,
कौन थे? कोफी अन्नान। और ये जो कोफी अन्नान थे मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है, ये जो युद्ध इन्होंने अमेरिका ने इराक पे किया है, इसको इन्होंने गैर कानूनी बताया। कैसा बताया था? गैर कानूनी। कानूनी। इन्होंने कहा कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से बिल्कुल सलाह मशवरा नहीं किया है। इससे इस पे बिना इसकी अनुमति के इसने आक्रमण किया है। यह एक गैर कानूनी युद्ध था। संयुक्त राष्ट्र संघ एक समिति बनाती है, कहती है कि आप जाके इराक में जांच करिए कि क्या सच में इराक के पास परमाणु हथियार है, या फिर अमेरिका द्वारा यह एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वह अपनी छिपी मंशा को पूरा करना चाहता है, किसके आड़ में? लोकतंत्र के आड़ में। ठीक है, तो इस तरह से अमेरिका ने इस पे आक्रमण कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय संगठन पे आ जाइए। हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो क्या क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ हम अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एक मोटा मोटा हम डिस्कस करते हैं। जैसे आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। किसकी हम बात करेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, आप भी जानते हो। इसके बहुत सारे अंग हैं, उनके भी बारे में हम डिटेल करेंगे। यह क्या करती है? यह पहले बात हम ये देख लेते हैं कि विश्व में कोई ऐसी सरकार नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपके देश में एक सरकार है ना, भारत की अपनी सरकार है, अमेरिका की अपनी सरकार है, ब्रिटेन की अपनी सरकार है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सबकी अपनी अपनी सरकारें हैं। तो वैसे ही विश्व की कोई सरकार नहीं है, विश्व की कोई सेना नहीं है कि जो विश्व के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, उसको संचालित करे। ऐसा कोई सरकार नहीं है। तो लेकिन ये जो यूनाइटेड संघ, तो सारे देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना करते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र वो क्या है? वो है शांति। विश्व में क्या करना है? विश्व के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या करता है? कानून बनाता है। कानून बनाना होता है। ठीक है, नियम बनाता है, कानून बनाता है। जैसे मानवाधिकार, मानवा मानवाधिकार मानवाधिकार की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक, मानवाधिकार। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कानून किस किस टाइप का कानून बनाता है? जैसे खुले समुद्र, जैसे समुद्र से संबंधित कानून है, समुद्र क्षेत्र से संबंधित कानून है, या फिर पर्यावरण से संबंधित कानून है, पर्यावरण से संबंधित कानून है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के कानून बनाने की कोशिश करता है, बनाता है, उनको लागू करवाता है। ठीक है, ये और काम क्या कर सकता है? शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था, राइट, ये तमाम चीजें होती हैं। इसी का एक संघ है SCO, SUNSC, राइट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UNSC। इसका जो मुख्य काम है वह है शांति व्यवस्था बनाए रखना। शांति व्यवस्था बनाए रखना, बनाए रखना। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर विश्व में कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जैसे वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध, अभी हाल ही में इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हो गया है, फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हो गया है। तो इनके बीच क्या होता है? इनके बीच समझौता कराना, बातचीत कराना, शांति बनाए रखना, ये तमाम चीजें होती हैं। सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा को, वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना इसका काम होता है कि भाई सारे देशों की सुरक्षा को। ये इसमें क्या होते हैं? इसके कुछ अपने सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके कुछ सदस्य होते हैं। इसके कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। 15 में इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 कितने? स्थायी। और इसके 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं कौन कौन से हैं?
5 में आ जाता है जैसे अमेरिका आ जाता है, अमेरिका इसका अमेरिका आ जाता है, क्या आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, अमेरिका फ्रांस, क्या आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, क्या आ जाता है, रूस आ जाता है, क्या आ जाता है, चीन आ जाता है। स्थायी सदस्य हैं। इन्हें इनकी साथ एक विशेषता है, इन्हें क्या मिला हुआ है, वीटो मिला हुआ है। क्या, वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर का मतलब अगर कोई भी प्रस्ताव आता है तो इन्हें उस प्रस्ताव को ना करने की शक्ति होती है। अगर इन पांचों में से कोई भी एक व्यक्ति ना कर दिया तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होता। बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पे इनका क्या होता है, चुनाव होता है। अलग अलग क्षेत्रों से होता है। जैसे भारत, कभी कभी भारत कई बार जो है इसका अस्थायी, लगभग 8 बार भारत इसका सदस्य बन चुका है, 8 टाइम, राइट। तो यूएनएससी का जो है भारत 8 बार अस्थायी सदस्य हो चुका है। भारत स्थायी सदस्य बनने के लिए फाइट कर रहा है कि हमें भी स्थायी सदस्यता दी जाए। तो ये तमाम है। इसके बाद मैं अगर आपको बता दूं, इसके बाद और मैं डिस्कस कर लेता हूं। आप देखिएगा आईएमएफ होता है, और क्या होता है, आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक होता है। तो इन दोनों का काम क्या होता है, मूल रूप से ऋण ऋण उपलब्ध कराना, राइट। मोटा मोटा जो भी देश हैं जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, अगर वर्ल्ड लेवल पे जो है लिक्विडिटी कम हो गई है, तरलता कम हो गई है, करेंसी लिक्विडिटी, तो उसको ये पूरा करते हैं। आपके पास अगर पैसे की दिक्कत है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अगर आपके पास पैसे चाहिए तो ऋण देते हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं, कार्यक्रम, कल्याणकारी कारकों में पैसा देते हैं वर्ल्ड बैंक। जैसे आप विभिन्न प्रकार की चीज सुनते हो कि वर्ल्ड बैंक ने शिक्षा में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, हेल्थ में इतना इन्वेस्टमेंट किया है। तो बहुत सारी योजनाएं वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चलती हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, मोटा मोटा हमने देख लिया, राइट। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून सुरक्षा वगैरह ये सब इसी के काम है। ये संयुक्त राष्ट्र है, इसके काम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाना, ये सहयोग स्थापित करना, ये सब। हाँ, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है उसके महासचिव होते हैं ना इस समय, कौन है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके महासचिव कौन है, गुटरेस एंटियो गुटरेस। क्या ये निर्णय लोकतांत्रिक ले पाते हैं, आइए इसके बाद में बात करते हैं। ये इसको मैंने डिस्कस कर लिया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा पानी पीते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रश्न उठता है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन की हम बात करते हैं, या फिर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं, डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, क्या यह कह रहा है कि लोकतांत्रिक निर्णय ले पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई लोकतांत्रिक निर्णय नहीं ले पाते। संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत ध्यान से मुझे सुनना 5 मिनट। संयुक्त राष्ट्र संघ अगर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय ले पाता है, इसके पास कोई अपनी सेना होती, कोई शक्ति होती, कोई पावर होती, तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोक देता। इसकी अगर विश्व में महत्ता होती, लोग इसकी बातें सुनते, तो आज इजराइल और फिलिस्तीन यानी जो है हमास के बीच युद्ध न होता। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं, ये सब फिसड्डी निकल गई है कोई संस्थाएं, क्योंकि इन संस्थाओं पे जब इनका निर्माण हुआ था तो उस समय पूरा विश्व कैसा था, अमेरिका के वर्चस्व में था, यूएसएसआर के वर्चस्व में था। तो इसलिए इन सारी संस्थाओं का झुकाव क्या है, पश्चिमी देशों की तरफ है, अमेरिका की तरफ इनका झुकाव है। तो ये लोकतांत्रिक नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है सभी को समान महत्व दिया जाए, सभी को बोलने की आजादी होना चाहिए, सभी को पार्टिसिपेट करने की आजादी होना चाहिए, सभी की हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। तो ये लोकतांत्रिक होता है। तो बस बिल्कुल लोकतांत्रिक ये नहीं है, राइट। तो ये कोई भी डिसीजन, मैं वर्ल्ड बैंक बता दूं, वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन होता है उसका निर्धारित कौन करता है, जो विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कहां से चुना जाएगा, अमेरिका से चुना जाएगा। वो एक अमेरिकन होना अनिवार्य है। ये कोई बात है, कोई लोकतांत्रिक है? बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही हमेशा जो है अमेरिका का जो वित्त मंत्री होता है वही चुनता है कि कौन बनेगा। तो ये लोकतांत्रिक बिल्कुल काम नहीं करते हैं, ठीक। ये सारी बातें हो गई हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। मैंने आईएमएफ इसे कहते हैं, आईएमएफ इसी को कहते हैं, ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आईएमएफ के बारे में, कि अगर हम आईएमएफ की बात करें,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इस पे किसका सबसे ज्यादा दावेदारी है? अमेरिका का सबसे ज्यादा दावेदारी है। अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जो पश्चिमी देश हैं, उनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। 8-9 देश ऐसे हैं जिसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। विश्व बैंक को उठा लीजिए, इसमें भी उन्हीं की चलती है। तो लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें हो गई हैं। बाहरी समर्थन का सवाल यहाँ पे भी हम देख लेंगे। यहाँ पे बाहरी समर्थन का वही है, जब हम अमेरिका की बात, अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी की, हमने इसको डिस्कस आपसे कर दिया। ये मैंने ये वही है। यहाँ अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी की जब हम बात करते हैं, तो ये सद्दाम हुसैन, जो हमने आपसे बात किया था, सद्दाम हुसैन, तो सद्दाम हुसैन द्वारा ही बनाया गया है, राइट। यह कहाँ पे थी? इराक। ये सारी बातें हो गई हैं, आपसे डिस्कशन हो गया है। ये इराक, ये देखो कार्टून, ये देखो, ये इराक है, अमेरिका। ये सब सारी बातें इराक के बारे में लिखी गई हैं। लास्ट में हम शब्दों को डिस्कस कर लेते हैं। जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना में जवाब देना, किसी भी सवाल पे, किसी भी बात पे जनता का मत जानना। जनमत संग्रह, जन मतलब जनता, मत मतलब उनका विचार जानना। जनमत संग्रह मतलब कलेक्ट करना। तो जनता का क्या विचार है, क्या राय है, तो उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं, राइट। तो जनमत संग्रह का मतलब होता है किसी भी मुद्दे पे जनता को अपनी हाँ या ना में बात रखनी होती है। वर्तमान में देखो, बहुत सारे यूट्यूब पे, ट्विटर पे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, क्या आप इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, हाँ या ना में आप अपना मत प्रकट करिए। तो जनमत संग्रह होता है। तख्ता पलट का मतलब होता है जब कोई शक्ति, कोई सेना, जब किसी भी एक अच्छी शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी सरकार को हटा देती है और वहां पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है। मजदूर संघ का मतलब होता है जो काम करने वाले हैं उनका संघ। साम्यवादी शासन का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें वहां पे सरकार, वहां के जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं, सरकार का उस पर क्या होगा? अधिकार होगा। सरकार के अधीन होते हैं, सारी चीजें सरकार के अधीन होती हैं, संपत्ति, बिजनेस, धंधे, सब कुछ। राजनैतिक बंदी का मतलब होता है कि बहुत सारे जो नेताएं हैं, जैसे कोई सैनिक शासन व्यवस्था है, वहां पे उन नेताओं को जेल में डाल देना। जैसे भारत में नेताओं को जेल में डाल। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना शासन लागू। हड़ताल का मतलब होता है कि अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना, बोलना, चक्का जाम करना, रोड जाम करना। वीटो का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा पावर जो, अगर हमें कोई भी मुद्दा है, कोई भी इशू है, तो हम उस पर वीटो करके अपनी शक्ति के माध्यम से, शक्ति के प्रयोग से उसे क्या करते हैं? पारित होने से हम रोक सकते हैं। उपनिवेश का मतलब होता है कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि किसी बाहरी देश द्वारा किसी देश के अंदर व्यापार के नाम पे उसके बाद उसकी राजनीतिक चीजों में हस्तक्षेप करना और नियंत्रण कर लेना, ये सब क्या है? उपनिवेश है, राजनीतिक नियंत्रण। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, इस हिसाब से क्या हुआ कि लगभग मैं ये देखता हूँ कि आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। तो अगला चैप्टर हम कल करेंगे, राइट। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।